हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ सफ़र पे मैं फ़ख्र आलम आप सबको खुशामदीद। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम ऐसे मुल्क की बात करते हैं जिसको बहुत सी खूबियों से नवाजा गया। इस मुल्क के खित्ते में 16 जुबानें बोली जाती हैं। दुनिया की 14 ऊंची तरीन चोटियों में से 4 पाकिस्तान में है। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन पाकिस्तान में है। दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कान, दुनिया का सबसे गहरा कुदरती डीप सी पोर्ट, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस पाकिस्तान में है। अगर हम खेलों की बात करें, क्रिकेट के वर्ल्ड चैंपियन रहे, हॉकी के वर्ल्ड चैंपियन रहे, स्नूकर के वर्ल्ड चैंपियन रहे, स्क्वॉश के वर्ल्ड चैंपियन रहे, लातादाद दफा ब्रिटिश ओपन जीता। मौसीकी की बात करें तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां। शेर व शायरी की बात करें तो फैज अहमद फैज, अफसाना निगारी की बात करें तो सादत हसन मंटो। गोया ये कि हर मैदान में हमने अपने आप को मनवाया है। मगर इसके बावजूद ये क्यों है कि आज तरक्की के दौर में और तरक्की की दौड़ में हम अपने से कम वसाइल रखने वाले मुल्कों से पीछे रह गए? क्यों? पाकिस्तान तो वही है, मगर पाकिस्तानी बदल। आज जब हम पाकिस्तानी होने की बात करते हैं तो इसका सिर्फ एक मतलब होता है, पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच। आगाज़ सफर एक सोच का आगाज है, एक नजरिए का आगाज है। हम सब मिलकर इस सफर में अपने मसाइल को देखेंगे, समझेंगे। अगर हम सब पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के वसाइल पर पूरा हक है, तो उसी तरह पाकिस्तान के हर मसले का हल हर पाकिस्तानी का फर्ज है। यही है आगाज़ सफर। आप और हम मिलके इस सफर का आगाज करते हैं, मगर इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ सफर पे एक बार फिर आप सबको खुशामदीद किया। हमारा आज का मौजू चाइल्ड अब्यूज। वो चाइल्ड अब्यूज जिसकी हम बात नहीं करते, हम इससे दूर भागते हैं इस टॉपिक से। चाइल्ड अब्यूज में शामिल होता है सेक्सुअल अब्यूज, बच्चों पर तशद्दुद, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, ये सारी चीजें इसमें शामिल। रिपोर्टेड केसेस 1204। और याद रहे कि ये ऐसी चीज है कि जो कि ज्यादा रिपोर्ट नहीं की जाती। इसके ऊपर लोग अक्सर पर्दा डाल देते हैं, इसकी बात करना पसंद नहीं करते। इन केसेस के अंदर रेप, गैंग रेप, कत्ल, जबरदस्ती की शादियां छोटी उम्र में, ये सारी चीजें शामिल होती। एक आम सा रिवाज है कि बच्चे को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए जिस्मानी सजा दी जाए। और अक्सर वालिदैन इस चीज को जानते हुए भी माइंड बिल्कुल नहीं करते, कहते हैं तो उसको मुअज़्ज़ब बनाया जा रहा है। ऐसे ही वालिदैन हैं हसनैन के। हसनैन जिससे एक गलती हुई और फिर उसको मिली एक बहुत सख्त सजा। जिला अटक के गांव पोर मियाना में हसनैन अपने खानदान का चहीता बच्चा था।
वो 8वीं क्लास का तालिब इल्म था। एक दिन हसनैन 5 मिनट स्कूल देर से पहुंचा तो उसके उस्ताद ने उसे ऐसी सजा दी कि उसने दोबारा कभी स्कूल का रुख नहीं किया। हसनैन जो है मेरा बेटा, वो बस लेट होने की वजह तो उसने काफ़ी मारे। वो बूट के आगे जो लो होता है ना, वो उसको ये लगा था। जो लड़का था वो उसके साथ पढ़ता था, वो उसको लेके आया था ऐसे पकड़ के, वो टोर नहीं सकता था। उसको जो चोट लिखी थी मेडिकल में, वो लिखा था कि इसको मारा गया। माफी तो उन्होंने कोई नहीं मांगी थी। और वो कहते जी हम खर्चा आपको देंगे जी, इसका इलाज कराएं। वो इलाज के लिए राही ना, हमको ये खुशी नसीब नहीं हुई कि इतने हम इसको मोहब्बत करते थे, इसके साथ हमारे साथ वो करता था, मगर इसकी ज़िंदगी बहुत कम थी। जिसले स्कूल बच्चे थे, जब स्कूल के सारे बच्चे खेलते हैं तब मुझे उसकी बहुत याद आती है। बाहर ग्राउंड में जब बच्चों को लोग छोड़ने आते हैं तो बहुत याद आती है। मेरा जितना उसके साथ लाड प्यार किया उतना ही हमको दुख उसने दे रही है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसनैन के वालिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुसैन साहब, बताइए कि उस दिन क्या हुआ था? बच्चा स्कूल गया था। मेरा बच्चा स्कूल गया तो 5 मिनट लेट हो गया। बच्चा लेट हो गया तो उसके पीटी मास्टर ने ग्राउंड में बहुत ज़ोर से मारा पीटा, यहाँ तक कि उसको ज़ख्म हो गया। 1-2 दिन तक तो हमने भी परवाह नहीं की और सोचा कि चलो ठीक हो जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ही ख़राब हो गया और उसकी आंतें बुरी तरह ज़ख्मी हो गई थी। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो हम पुलिस के पास गए और FIR दर्ज कराई। फिर पुलिस हमें अपने साथ हसन अब्दाल के बड़े अस्पताल ले गई। वहाँ डॉक्टर ने हमें बताया कि आपके बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बस हम अंदर गए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में मेरा बेटा फौत हो गया। बाद में एक डॉक्टरों ने बताया कि किस वजह से उसकी फौतगी हुई है आपके बेटे की? पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि हसनैन की आंतें फट चुकी थी और उसका पेशाब भी रुक चुका था और इन्फेक्शन फैल गया था। पीटी मास्टर ने मारा था? जी, पीटी मास्टर। उस दिन देर क्यों हुई थी? 5 मिनट हसनैन को देर किस वजह से हुई थी? बस खेलते खेलते। बच्चा था? क्या उम्र क्या थी हसनैन की? 16 साल। 16 साल का? हाँ जी। और वो देर से पहुंचा तो उसको जी मारा जी। अच्छा, ये आप उसके बाद स्कूल गए थे वापस? जी मैं गया था। वो जो मास्टर है जिसने मेरे बच्चे को मारा है वो इस स्कूल का किंग है। हेड मास्टर भी उससे डरता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने केस चलाया मगर केस जारी रखने के वसाइल नहीं थे। हसनैन कैसा बच्चा था? क्या बहुत अच्छा बच्चा था, सबका लाडला था, माँ के भी बहुत करीब था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी इतनी थोड़ी सी है। दोस्तों, इस वक्त ज़रा नज़र डालेंगे एक छोटे से फैक्ट के ऊपर। ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में वो बच्चे जो कि कॉर्पोरल पनिशमेंट, इस किस्म की जिस्मानी सज़ा की वजह से स्कूल से हर साल ड्रॉप आउट होते हैं, उनकी ज़रा तादाद पे नज़र डाल लीजिए एक दफ़ा। ये कॉर्पोरल पनिशमेंट का नतीजा है कि 35,000 बच्चे जो हैं वो वापस स्कूल जाने को तैयार नहीं। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद पाकिस्तान के मशहूर गुलकार जो कि तालीम के हवाले से बहुत काम करते हैं, शामदीद कहते हैं शहजाद रॉय को। शहजाद, शहजाद ने एक कानून कौमी असम्बली से जो है वो मंजूर करवाया। शहजाद, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया इस कानून को तश्कील देने के लिए? सबसे पहले थैंक यू, आपने इनवाइट किया और मैं इस अफसोस में शरीक हूँ और मैंने बहुत करीब से इस तरह काफ़ी बच्चों की ज़िंदगियाँ जाते हुए देखी। और हमारे माशरे में क्योंकि गवर्नेंस नहीं है तो इतना मारते हैं कि बच्चे मर जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता। ये मैं करने गया, लेकिन जब करने गया तो मुझे अंदाजा हुआ कि आसान तरीन चीज़ भी बहुत मुश्किल थी। क्यों? क्या वजह थी इसकी मुश्किल? सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी इसमें? माइंडसेट हमारी अपनी सोसाइटी का। ये गलती सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की सोशल री इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। बड़े बड़े कंपनीज के हमने लोगों का जो पढ़े लिखे हैं उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे उस्ताद ने और हमारे माँ बाप ने हमारी पिटाई ना की होती तो आज मैं कभी भी इस मकाम पे ना पहुंचता।
तो ये इसी तरह के प्रोग्राम्स और इसी तरह की मूवमेंट से लोगों को समझ आएगा कि मारने से फायदा कम, नुकसान बहुत ज्यादा होता है, और नुकसान ऐसा होता है जो नजर नहीं आ रहा होता। उनके खिलाफ आपने शिकायत करनी हो, उसका तरीका कार क्या है? व्हाट इज द वे टू डू इट? पहले कानून ये कहता था कि अगर बच्चे को आपने मारा तो जब तक खून नहीं निकलेगा जब तक शिकायत नहीं की जा सकती। अब ये कानून बना है कि अगर आपने थप्पड़ भी मारा और वो बच्चा अगर कंप्लेन करे प्रिंसिपल को या एजुकेशन डिपार्टमेंट को या फिर थाने में, तो उसके खिलाफ फिर FIR रजिस्टर हो सकती है इस लॉ के तहत, और अगर ये साबित हो जाता है तो 1 साल की सजा और 50,000 जुर्माना है। हसनैन के साथ जो हुआ, इनके बेटे के साथ जो हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो अगर ये लॉ ना भी होता तो ये तो क्रिमिनल उन्होंने एक्टिविटी की है। आई थिंक इस डिबेट को इतना बड़ा कर देना चाहिए कि कोई भी उस्ताद उसको मारने से पहले 10 दफा सोचे कि मैं मार तो रहा हूं लेकिन ये मुझे करना नहीं चाहिए, और अगर करूंगा तो फंस जाऊंगा। बट रिपोर्ट करने का मैकेनिज्म अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ने नहीं उठाया है। इसकी रिपोर्टिंग लोगों ने सेल बनाए हुए, पंजाब में भी बना हुआ है एक मार नहीं प्यार, सिंध के अंदर भी कुछ इस तरह की है, बट ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं है कि जो उन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ है। बिकॉज एक बच्चे ने अगर शिकायत कर दी तो वो तो, और कुछ नहीं हुआ तो वो तो फंस जाएगा, वो टीचर उसको मार मार के उसकी। तो अभी तक ये गवर्नमेंट का अब इम्प्लीमेंट कराने का वक्त आ गया है उस पर, और इसमें बहुत सारे गैप्स हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट हो गया किसी तरीके से, मीडिया ने उठा लिया, किसी ने उठा लिया, तो वो टीचर फिर हिस्ट्री है, वो काम करना दूर की बात, वो तो जेल जाएगा सीधा। सैन साहब ये बताएं कि आपके गांव में, आपके गांव के इर्द गिर्द जो दूसरे कस्बे और गांव मौजूद हैं, आप उनको क्या कहेंगे कि वो अपने बच्चों को किस तरह हिफाजत में रखें? वो अपने बच्चों मैं उन्हें यही कहूँगा कि अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें, लेकिन अगर इन्हें सज़ा मिलती है तो बच्चे अपने वालिदैन को ज़रूर आके बताएं कि हमें मास्टर ने मारा है। अगर बच्चे डर के मारे कुछ नहीं बताएंगे तो उनके साथ भी यही हाल होगा जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है। हुसैन साहब, आपके बेटे के लिए दुआगो हैं और उम्मीद करेंगे कि आइंदा कभी किसी के साथ ऐसा हादसा दोबारा पेश ना आए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी जिंदगी सड़कों पे गुजारे, ना उनका घर है, ना खानदान, ना पहचान। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है सरदार की। पेशावर शहर की चहल पहल में कभी कभी हम यहाँ की आबादी के एक अहम हिस्से को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस शहर में कम से कम 5,000 ऐसे बच्चे हैं जो सड़कों पर काम करते हैं, और इनमें से 1500 ऐसे हैं जो अपने दिन और रातें सड़कों पर ही गुजारते हैं। इन बच्चों को बहुत से खतरात का सामना होता है। वो बच्चा जब निकलता है, वो निकलता है काम की गरज से, लेकिन जब उसको स्ट्रीट पे काम नहीं मिल रहा तो बच्चा डेफिनेटली किसी न किसी के हाथ से अब्यूज होता है, चाहे वो सेक्सुअली हो, चाहे वो फिजिकली हो। कितने ऐसे हैं जो ड्रग्स पे पलट जाते हैं। पेशावर में सड़क पर रहने वाले बच्चों में से एक बच्चा सरदार है। सरदार हीरोइन के आदी थे। एक दिन सरदार की मदद को उसी गैर सरकारी इदारे के नुमाइंदे आए जहां हसनैन भी काम किया करते थे। वो सरदार को अपने सेंटर में ले गए। इस सेंटर में आकर सरदार को पता चला कि इस्तेमाल शुदा सिरिंजों की वजह से उनको HIV हो चुका है। इस सेंटर के अमले ने सरदार का इलाज शुरू करवाया, उनको नशे से दूर किया, मगर सरदार की बेहतरी का ये सफर ज्यादा दिन ना चल सका। 1 साल हो गया है, उनकी डोनेशन, उनको फंडिंग बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से उनको ये सामना पेश आ रहा है कि वो स्ट्रीट पे रहने वाले या स्ट्रीट पे अब्यूज होने वाले बच्चों का इलाज, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। कर तो गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ भी नहीं रही, सिर्फ जो एक उन्होंने पुलिस चाइल्ड प्रोटेक्शन का यूनिट बनाया है वो भी हमारी सिर्फ उस टाइम पे हेल्प करती है जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है। वो खुद से कोई ऐसा केस या ऐसे उन्होंने कोई काम नहीं किया कि जिसकी वजह से हमें लगे कि वो पेशावर में इस तरह के लोगों पे, स्ट्रीट चाइल्ड पे काम कर रही है। सरदार वापस स्ट्रीट पे पहुंच चुका है, उसी हालात पे पहुंच गए। जो उसकी बीमारी एड्स HIV थी, वो वापस पीक पे दोबारा उसकी बीमारी पहुंचती जा रही है, वो वापस उसी हैश फोड़ वगैरह यूज कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनका ताल्लुक भी दोस्त फाउंडेशन से है, वो फाउंडेशन जिसने सरदार की मदद की। हम खुशामदीद कहते हैं गुल हैदर साहब। गुल हैदर साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये जो बच्चे होते हैं,
अक्सर इस तरह के जो आपको मिलते हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में बताएं। इनकी ज़िंदगी किस नौइयत की होती है और ये किन किन चीज़ों का शिकार होते हैं? ये इनके साथ तो ये जिस्मानी तौर पे भी टार्चर होते हैं, स्ट्रीट पे एब्यूज़ भी होते हैं। इन बच्चों में ऐसे बच्चे भी जो सुबह से आते हैं, रात तो घर पे गुजारते हैं, लेकिन सुबह उनके वालिदैन को काम करने के लिए भेजते हैं। तो वो बच्चे उन बच्चों के साथ जो नशा करते हैं उनके साथ मिल जाते हैं और वो बच्चे भी नशे के आदी हो जाते हैं साथ। गुल साहब ये बताएं कि सरदार और इन जैसे दूसरे बच्चों का क्या होगा? इस हाल का मुस्तकबिल क्या है? देखिए जी, मुस्तकबिल के लिए कुछ चाहिए। मुल्क के बड़े जो हमारी हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो बहुत कुछ कर सकती है। हमारे जो मतलब निजी इदारे हैं, NGOs हैं, वो इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें फैमिली का सपोर्ट चाहिए, इसमें कम्युनिटी जो है उसका सपोर्ट चाहिए। उसके बगैर जो है मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसे आसानी से मतलब कि बला से जान छूट जाएगी। आप ये काम क्यों करते हैं? आपकी क्या कहानी? पुश्तों में कहावत है, शायद आपको समझ आए या ना आए, जमीन वो गर्म होती है जिस पे आग जलती है। जमीन वो गर्म होती है जिस पे आग जलती है। सन 1980 में कुछ वजूहात की वजह से नशे की लत में मुब्तला हो गया। आप? मैं जी, जब 12-13 साल हो गए तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैं खुद स्ट्रीट पे आ गया। इस दौरान मैं बार बार कोशिश करता रहा कि मैं इस दलदल से निकलूं। तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। पहला और आखिरी इलाज मेरा दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन में था। उसके बाद से लेके अब तक मैं दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन के साथ हूँ, उनके शाना बशाना काम कर रहा हूँ। ये मेरा मुख्तसर तारुफ है। मैं इस बात पे आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जिस मसले से आप निकले, ज़िंदगी का जो अंधेरों का सफ़र आपने ख़ुद तय किया, आप खुद वाकिफ़ हैं कि क्या क्या दर्द होता है, क्या मसाइल होते हैं, और उसी को फिर लेकर आपने सोचा कि आइंदा आप इसी काम में दूसरों की मदद करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। गुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमने गुल साहब से सुना उन बच्चों के बारे में जो स्ट्रीट्स पे रहते हैं, जो गलियों में रहते हैं। लेंगे एक छोटा सा वक्फा, मगर वक्फे के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे नौजवान से जिसने अपना बचपन सड़कों पे गुजारा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद तनवीर। तनवीर, आपको खुशामदीद। सबसे पहले तो ये बताओ कि किस उम्र में आप घर से भागे थे? 12 साल की उम्र थी। जो वालिदैन थे वो मुझे पढ़ाते नहीं थे। अब्बू कहते थे कि जो है ना, तुम मोटरसाइकिल बनाने का काम सीख लो, ये इसमें बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं, ये कर लो। मैंने कहता था मुझे पढ़ना है, मैं ये नहीं करना चाहता। तो वो मुझे मारते भी थे। 1-2 दफ़ा उन्होंने मुझे मारा भी। जिनके पास भेजा उस्ताद के पास, वो भी वहाँ सही से पकड़ के कुटाई लगा दी, मोटरसाइकिल के ऊपर मुर्गा बना दिया। तो बस उस दिन से फिर भागा। पेट किस तरह भरते थे, किस तरह गुजारा करते थे? कभी ऐसा होता था कि मतलब चोरी कर ली, गाड़ी साफ कर ली, या किसी के घर में जाके सामान सफाई वफाई झाड़ू पोछा लोग करवाते। गंदा खाना, झूठा खाना हम खाते थे। हमें जो मिलता था हम गाड़ी सफा करते थे। कुछ रेस्टोरेंट पे खाने आते थे ना लोग, तो थोड़े से उसने खा लिए, जब आधे प्लेट बचा दी तो वो कहता था ये ले यार, तूने गाड़ी साफ की, तू खा ले। बड़े मजे से हम खा लेते थे। वो हम एक ग्रुप में रहते थे लड़के, खुला मैदान था, उसके अंदर एक मतलब वो रखा हुआ होता था जो उसका हाई एक्स होती है ना, मतलब बड़ी शाहजोर, वो जो उसके ऊपर का जो 4 दीवारी की तरह वो बना छत टाइप की, वो उन्होंने निकाल के उस मैदान में रखी हुई थी। तो मतलब हम सब उसके अंदर सोते थे। उसको हम लोगों ने चारों तरफ से कपड़े लगाए हुए थे और वो छत बना ली। हाँ, वो छत, घर ऐसा समझे वो घर था हमारा। हमने उसके अंदर बिस्तर मतलब लगाए हुए थे, बोतलों के हम तकिए बनाए हुए थे। हमने बोतलें बांध के रस्सी से उसको देना है, वो चादर के नीचे रख के हम उसके ऊपर सोते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लड़कों का ग्रुप है, ग्रो है, मिल के हम कोई पिस्तौल हासिल करते हैं, पिस्तौल हासिल करके बड़ी वारदात करेंगे? हम तो फिर चोरियां करते थे सारे मिलके। दुकान का शटर है, उसके नीचे जो है ना जैक लगाया, जैक टाइप का, उसको घुमाया, शटर तोड़ा, ऊपर किया, एक बंदा अंदर घुसा, उसने सारा सामान उठा के दिया नीचे से शटर से,
दूसरा आदमी बोरे में डालता गया, डाला, बोरे कंधे पे रखे गए। निकले कैसे सारे मसले के अंदर से तुम? मिस्टर राना हबीब साहब हैं, उन्होंने वेलफेयर है उनकी, वो आए हमारे पास, उन्होंने हमें मोटिवेट किया, उन्होंने हमें समझाया, उन्होंने बोला कि जो है ना बस तुम्हें कुछ भी चाहिए, तुम्हें पढ़ना है, लिखना है, खाना खाना है, सोना है, मैं जगह दूंगा, तुम लोग यहाँ नहीं रहो। अब स्ट्रीट मोटिवेटर हूँ मैं, और मैं हर स्ट्रीट पे बच्चे के पास जाता हूँ, मैं उन्हें मोटिवेट करता हूँ। स्ट्रीट पे बच्चे के पास जाता हूँ, मेरा रेगुलर काम है, मैं उन्हें मोटिवेट करता हूँ। जैसे मैं था अपनी पूरी मतलब उनके साथ बैठ जाता हूँ, जैसे वो बैठा होता है बेसिकली वो नीचे बैठा, मैं उसके साथ नीचे बैठ जाता हूँ। मैं नहीं कहता भाई मैं खड़ा हूँ, नहीं, क्योंकि मैं भी वही था, मैं उसके साथ नीचे बैठ जाता हूँ। वो मुझे कहता है यार तू यहाँ बैठ के कुछ खा ले, मैं वो कहता है ना मैं खा भी लेता हूँ, क्योंकि मैं वो है और वो मैं हूँ। क्या बात। सारी फॉर्म देख रही है सोचो में, ये वो कहानी है मेरा ख्याल है कि जो आज तक कभी भी हमने ना सुनी है ना उसको समझने की कोशिश की है। तनवीर, थैंक यू वेरी मच। नौजवान का जज्बा देखें, जो ये कहता है कि मैं उनके साथ जमीन पे भी बैठता हूं, मैं उनके साथ झूठा खाना अब भी खाने को तैयार हूं, क्योंकि मैं वो हूं और वो मैं। काश कि इस सारे माशरे में ये शऊर और ये सोच आ जाए कि मैं वो हूं और वो मैं। लेते हैं छोटा सा वक्फा। इस वक्त हमारे साथ साइकोथेरेपिस्ट हैं मरियम सुहेल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं अभी इस प्रोग्राम में भी जितनी हमने गुफ्तगू की है बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़, इसके बारे में एज ए एक्सपर्ट आप क्या शेयर करेंगे हमारे साथ, क्या बताना चाहेंगे हमको? अभी तक हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन की, या चिल्ड्रन हु आर अनप्रोटेक्टेड, ठीक है, जिनके पास घर नहीं होते या प्रोटेक्शन, माँ बाप की प्रोटेक्शन नहीं होती। लेकिन एज अ साइकोथेरेपिस्ट जिन केसेस के साथ मैं डील करती हूँ वो तो सारे ऐसे घरों से आ रहे होते हैं, माँ बाप भी सलामत हैं, घर भी हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन फिर भी हर दूसरा बंदा, एवरी सेकंड क्लाइंट दैट आई गेट, किसी ना किसी पॉइंट पे ज़िंदगी में दे हैव बीन थ्रू सेक्सुअल अब्यूज़, राइट? सो इट इज़ दैट रैम्पेंट। सो पहला स्टेप है ना वो ये है कि हम इसको एक रियल प्रॉब्लम के तौर पे देखें कि मेरी भी प्रॉब्लम है। सो ये चीज़ हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा हम अपनी आंखें खुली नहीं रख सकते अपने घर के अंदर। वो क्या मेन वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चों के साथ इस तरीके का सलूक इख्तियार किया जाता है? 5 से 16 साल की उम्र के बच्चे के लिए यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। द अदर इंडिकेटर इज़ दैट फैमिली सिस्टम आपका कैसा है। जॉइंट फैमिली सिस्टम्स या ऐसे फैमिली सिस्टम्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं उसमें और बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं और कोई एक अडल्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जब बहुत ज़्यादा अडल्ट होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है ना, तो एक अडल्ट एक बच्चे के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होता। खाला के पास भी आप जा सकते हैं, मामू के पास भी जा सकते हैं, देयर सो मेनी पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, तो वो डिफ्यूज़ हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऐसे में इट इन्वाइट्स सेक्सुअल अब्यूज़ और अदर टाइप्स ऑफ अब्यूज़ एज वेल। तो ये एक और इंडिकेटर हो गया कि आपका फैमिली सिस्टम किस तरह का है, ठीक है। अगर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम भी है तो उसमें भी होता ये है कि मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि अच्छा जैसे मेरा घर वैसे मेरी बहन का घर, जैसे मेरा जैसे मैं वैसे मेरा भाई, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ग्राउंड रियलिटी है कि ऐसा नहीं होता। आप अपने साई को भी अपने बच्चे के साथ ट्रस्ट नहीं कर सकते। जिन बच्चों के साथ ऐसा कुछ होता है वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह हमारे माशरे में ख़ास तौर पे उनका क्या रिएक्शन होता है या हैंडल करने का क्या तरीक़ाकार होता है उनका? देखिए, जनरली जो पहला रिएक्शन होता है ना इसका, वो शॉक होता है, और शॉक में कोई भी इंसान पहले फ्रीज होता है, नम हो जाते हैं। और आपको देखिए जो बच्चा होता है ना उसके पास इस एक्सपीरियंस को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं होते, उसे नहीं पता कि जो मेरे साथ हुआ है उसको क्या कहते हैं। सो दिस इज समथिंग फॉर द पेरेंट्स टू ऑल्सो वॉच आउट फॉर, कि अगर उनका बच्चा कोई ऐसी बात आके बता रहा है जिसपे वो डिस्ट्रेस्ड है
और एक अनप्लेजेंट फीलिंग अपनी बयान कर रहा है तो उससे मजीद बात करें। हम जो बात कर रहे थे बड़ा ही हसास नौयत का मामला था। अब जो हमारा पोर्शन है आगे का मरियम की मौजूदगी में, ये चिल्ड्रन फ्रेंडली एक्सरसाइज है जो हम करने लगे। हम अब स्टूडियो के बाहर से कुछ बच्चों को अभी स्टूडियो में लेकर आएंगे और मरियम उनके साथ इंटरैक्ट करेंगी। और मेरी गुजारिश है तमाम वो लोग जो कि घर पे इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कि आप अपने बच्चों को अपने साथ बिठा सकते हैं इस एक्सरसाइज में। तो मरियम, शुड वी ब्रिंग दीज चिल्ड्रन इन? ऑलराइट, हेलो एवरीवन। थोड़ी देर के लिए भूल जाए यहाँ पे कैमरास हैं और लोग भी हैं, सो इट्स जस्ट यू गाइस एंड मी, मैं और आप। तो अभी आपके प्रोटेक्शन की बात है ना, और वो प्रोटेक्शन है प्रोटेक्टिंग योर बॉडी। सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज अपने हाथ ऐसे करें, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, एंड देन हग योरसेल्फ लाइक दिस, वेरी गुड। यू आर प्रोटेक्टिंग योर बॉडी, ओके, एंड देयर आर अदर वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग योर बॉडी। सही है, बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। हमारे अंदर ना खुद से सेंसर्स लगे हुए हैं, हर बच्चे के अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं जो बीप करते हैं डेंजर डेंजर डेंजर। बस आपको रिकग्नाइज करना होता है ना, कभी कभी टमी में थोड़ी सी अनईजीनेस होती है ना, आई कैन सी अ लॉट ऑफ नॉड्स, दैट इज योर सेंसर। हर नई जगह में जाने से पहले आपका सेंसर देखता है कि अच्छा सेफ है या नहीं है, सेफ है या नहीं है, ठीक है। सो अब ऑडियंस में से मुझे एक बच्चा चाहिए, वी हैव अ वॉलंटियर हियर। अब हमने ये देखा कि सेंसर्स होते हैं, वो बीप करते हैं, आपको फिजिकली फील होता है। अब नाउ फॉर एग्जांपल, इफ आई वर टू प्रोटेक्ट माय बॉडी, दिस इज द सेफ डिस्टेंस। इससे करीब अगर कोई भी आएगा तो आपका सेंसर बीप करेगा, डेंजर डेंजर डेंजर। सो अब आई एम गोइंग टू मूव अ लिटिल क्लोजर टू यू। मैं थोड़ा सा आपके और करीब आऊंगी और आपने मुझे बताना है कि वो सेफ डिस्टेंस है या नहीं, ठीक है। सो डू यू थिंक दिस इज अ सेफ डिस्टेंस? यस। ओके, डू यू थिंक दिस इज अ सेफ डिस्टेंस? यस। ओके, नाउ रीच योर हैंड, ऐसे करो अपना हाथ। ओके, डू यू थिंक दिस इज अ सेफ डिस्टेंस? नो। सो इस डिस्टेंस पे अगर मैं आऊं आपके पास, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? क्या करोगे? मैं आपको रोक दूंगी। यस, स्टॉप। अपना हाथ आगे करें, देखें कितनी दूर तक जाता है। वेरी गुड, सो दैट इज योर सेफ डिस्टेंस। इफ एनी स्ट्रेंजर इज ट्राइंग टू कम नियर यू उस सेफ डिस्टेंस से ज्यादा, देन इट इज डेंजर। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो ऑलवेज जैसे होता है ना, आपके पास हॉटलाइन पे एक नंबर होता है, उस तरह हॉटलाइन पे आपके पास एक बंदा होना चाहिए जिसको आप आंख बंद करके जाके ट्रस्ट कर सकें। मामा, पापा, टीचर, कोई बड़ा बहन, भाई। सो द सेकेंड स्टेप आफ्टर सेइंग स्टॉप इज दैट यू शेयर इट विद दैट अडल्ट। आप बताएं कि मैं एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में था, मेरे सेंसर ने मुझे बीप किया था। दिस इज फॉर पेरेंट्स एंड फॉर अदर पीपल। ये रेगुलर बेसिस पे अगर इस तरह की आप वर्कशॉप या इस तरह की आप छोटे स्मॉलर सेशंस अपने बच्चों के साथ करें, तो उनको अवेयरनेस आएगी कि डेंजर क्या होता है, और डेंजर को जब वो फील करें, सेंस करें, तो उन्होंने किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज, और आई वुड लाइक कि हम और भी बातें शेयर कर सकें। दोस्तों, लेते हैं एक वक्फा, मगर वक्फे के बाद बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। दोस्तों, मेरे हाथ में एक किताब और एक पेंसिल बॉक्स। ये किताब पाकिस्तान की पहली फीमेल कार्टूनिस्ट उन्होंने बनाई है, उन्होंने इसको तरतीब दिया है, और इस किताब का टाइटल आप देख सकते हैं, आओ अहद करें बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें। निगाह नज़र साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और आपकी काविश का ये नतीजा है। ये मुझे बताइए कि यूजुअली कार्टूनिस्ट जो होते हैं वो सियासी कार्टून्स बनाने पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं हमारे मुल्क में। आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप इस किस्म का काम करें? हमारे मुल्क में इतने इश्यूज़ हैं, जैसे कि आप बात कर रहे थे, बेहिसाब इश्यूज़ हैं, तो फिर आर्टिस्ट होने के तहत
मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन इश्यूज को एड्रेस करूं, क्योंकि बच्चों को कार्टून्स बहुत अपील करते हैं और अगर रंग बिरंगे हों और अगर कॉमिक बुक की शक्ल में हों तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। यकीनन इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने स्टोरी बयान की हुई है बच्चों की अवेयरनेस के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके हकूक़ के लिए। और फिर किताब के इख्तिताम पे दोस्तों एक बोर्ड गेम भी जो है वो मौजूद है। और साथ में मुझे ये पेंसिल बॉक्स का आइडिया तो बड़ा अच्छा लगा, चूँकि इस पेंसिल बॉक्स को जितनी दफ़ा वो खोलें और बंद करें तो उस पर लिखा हुआ है नो गो टेल, रोको भागो बताओ, ताकि बच्चे जो है वो अवेयर हो सकें कि उनको क्या एक्शन प्लान जो है करना चाहिए। आपने एक चीज़ नोट की है इसमें, इसके टाइटल पेज पे एक कौवा है। हमने ये कौवा इसलिए डिवाइस किया, हमेशा तोता बनाती थी मैं और बहुत सारे इदारे तोता बनाते थे। हमने सोचा एक कूल डूड बनाते हैं, हमने इसको उल्टी टोपी पहनाई और बर्मूडास पहना दिए और हमने कहा ये जो है ना वो लाइट एलिमेंट होगा इस सीरियस सी किताब में। तो लिहाजा जहाँ कहीं ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और ज़्यादा सॉलम हो जाते हैं तो ये कौवा आ जाता है। इसका नाम है कैं कौवा और ये कभी वालिदैन को हिदायत करता है, कभी बच्चों को समझाता है। तो लिहाजा ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हमने फर्स्ट टाइम इसमें इंट्रोड्यूस किया है। आपकी ये कोशिश बेहतरीन, बेमिसाल और मकसद बहुत ज़रूरी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये आगाज़ सफ़र है हमारे और हमारे मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल, और इस सफ़र के मुसाफिर अपनी मंजिल पर उसी सूरत पर पहुंचेंगे अगर हम इनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे। एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा हाल ज़रूरी है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। शब बख़ैर।